करेंगे धनबाद की खबर से, जहां लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। आप इन 3 तस्वीरों को देखिए, 3 दिन 3 जगह, लेकिन तस्वीरें लगभग एक जैसी। अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर। सबसे पहली तस्वीर बुधवार शाम की है। जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर शुक्रवार सुबह की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने शामपुर बी कोलियरी में घुसकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुसकर ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग की, बमबाजी हुई। वहीं तीसरी तस्वीर शुक्रवार शाम की है, जहां बदमाशों ने सुनाडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर। बुधवार को जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने शामपुर बी कोलियरी में घुसकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुसकर ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ भी की। सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और बमबाजी की। वहीं शुक्रवार शाम को जहां बदमाशों ने सोनाडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल शुभम को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अब देखिए, इस घटना के बाद कई सवाल भी हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ हैं? सवाल यह है कि गोलीबारी के आरोपी पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी? और सवाल यह भी है कि बार बार गोलीबारी और इसके बाद भी आखिर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो धनबाद में मेयर समर्थक की गोली मारकर हत्या मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक ने झारखंड को अपराध का चारागाह बताया, तो वहीं जेएमएम ने बचाव करते हुए जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। गोली मार देता है, इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होती है और सरकार के कामों पर जो नहीं रहती है, सरकार जरा सा भी लज्जा महसूस नहीं होती। तो मैं ही कहूँगा कि घटना हो चुकी और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस पर कितना जांच करेगी, लिफापोती करेगी, ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन हम लोग तो डिमांड करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग उसमें शामिल होंगे, पुलिस भी उन्हें घर में घुसकर गिरफ्तार करेगी, त्वरित कार्रवाई होगी। पहले वाली सरकार नहीं है। 2019 से पहले अदालतों में गोलीबारी होती थी। कांड हो सकता है, हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अपराध हो जाए, जीरो अपराध की बात मैं नहीं करता, लेकिन कार्रवाई में अगर कोई कोताही झारखंड पुलिस बरत रही हो तो आप बताएं। जमशेदपुर में एक पूर्व सैनिक के साथ पुलिस अधिकारियों ने बदसलूकी की और बेरहमी से पीटा। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने एक जवान को बेरहमी के साथ पीटा। देश की सीमाओं पर जान देने वाले जवान के साथ बर्बरता की घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैकड़ों पूर्व सैनिक कदमा थाना पहुंचे और कड़ा विरोध जताया। दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, तो वहीं पीड़ित जवान को न्याय की बात कही। अभद्र व्यवहार, गाली गलौज किया है। उसके बाद फिर वो मैंने बोला कि तमीज़ से बात कीजिए सर, तो फिर मुझे वो बोलते हैं कि तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे, पकड़ो इसको मारो। और फिर वो मारने लगे मुझे लातों से, घूसों से। मैंने उनका कुछ भी विरोध नहीं किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है और इस तरह की अगर पूर्व सैनिक पर बार बार या पुलिस के द्वारा अगर अत्याचार और क्या बोलते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद
थाना से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध पुरजोर विरोध करेगी। सैनिक सेवा परिषद का ही सदस्य हूँ, मैं भी पूर्व नौसैनिक हूँ। मेरे साथ विगत कुछ दिनों के अंतराल में 3-4 बार ये घटनाएं घट चुकी है। इलीगल तरीके से बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। खबर धनबाद से, जहां के सदर अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। क्वार्टर खाली करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नए बने क्वार्टर आवंटित किए गए थे, लेकिन क्वार्टर में कोविड काल में डीएमएफटी से नियुक्त नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी रूप से रहने का निर्देश देने के बाद विवाद शुरू हो गया है। जब नियमित कर्मचारी ने आवंटन के बाद आवास खाली करने का प्रयास किया तो नर्सिंग स्टाफ ने मना किया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कोई महिला संग गुड़िया झा को लेके आई और पूरा सामान सारा फेंक दी। उसके बाद जब हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं सर, अथॉरिटी के हिसाब से खाली होगा तो सबका खाली होगा। और वो जबरदस्ती मेरा दीवार में हमको सटा दी है 3-4 औरत मिलके, आप फोन छीन ली मेरा। और उसके बाद नोच के देखिए, दिख ही तो रहा होगा। उसके बाद सारा सामान फेंक दिया और बोल रही है कि जाओ जो करना है कि कर लो। क्वार्टर अलॉट है सर, हम लोग का रेंट कटता है, इस स्थिति में रह रहे हैं। और हम लोग का रूम में जहाँ हम लोग क्वार्टर अलॉट हुआ था, बालकनी में सारा सामान रखे थे, उन लोग हम लोग का सामान उठा के फेंक दिए। उन लोग का हक था हम लोग को सामान उठा के फेंकने का। कैसे बोल रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो 37 स्टाफ का नाम दिया गया तो 37 को निकाल दे, हम लोग भी निकल जाएंगे। इस तरह ड्यूटी गए, ड्यूटी से आने बाद फोन किया गया कि सामान फेंक दिया जा रहा है। क्यों फेंक दिया जा रहा है भाई? आप हमको बोलिए कि सामान जल्दी खाली करो, तो हम कुछ ये करते हैं। इस तरह थोड़ा, तो ऊपर से नीचे सामान फेंक दिया गया है। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। सीएम हेमंत सोरेन बंगाल में टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए वो पुरुलिया रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बंगाल में सीएम हेमंत 3 सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन 18, 19 और 20 अप्रैल को बंगाल दौरे पर रहेंगे। हेमंत सोरेन बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए 3 चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे और उसी यात्रा की तमाम तैयारी जो है वो रांची एयरपोर्ट पे की जा रही है। रांची एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके साथ साथ उनके 2 और सहयोगी जो हैं वो यहां से सीधे पुरुलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। पुरुलिया में 3 सभाओं को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद आज शाम ही उनकी वापसी है। हेमंत सोरेन ने पूर्व में ही कहा है कि हम जो है वो हमारा एक ही लक्ष्य है गठबंधन का कि किस तरीके से हम लोग जो भाजपा है उसे बंगाल में रोका जाए, और उसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यहां से रवाना हुए हैं। सीधे वो बंगाल के लिए रवाना हुए हैं। 3 दिनों तक इनका चुनाव प्रचार चलना है। 18, 19 और 20 तीनों दिन उनका जो चुनाव प्रचार है वो रहेगा, लेकिन आज यहां वो रवाना हुए हैं। आज शाम तक वो वापस आ जाएंगे। अब देखना होगा कि कितने प्रभावशाली तरीके से हेमंत सोरेन की सभाएं बंगाल में होती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बंगाल विधानसभा का चुनाव जोरों पर है। सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आज से आदिवासी बहुल जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 20 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे। इस बात की पुष्टि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की है। माननीय हेमंत सोरेन जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और उनको देखने और सुनने वालों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। बंगाल में भी आप देखेंगे उनकी सभाओं में क्या भीड़ होता है, क्या रिस्पांस मिलता है, हमारा क्या जनाधार है, हमारे कितने लोग हैं, कार्यक्रम में नजर आ जाएगा। और निश्चित रूप से उसका फायदा टीएमसी के समर्थन में, चूंकि हम मैदान में उतरे हैं, टीएमसी को फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। ममता दीदी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगी और उसमें हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी की अहम भूमिका होगी। सरकारी कर्मियों के लिए डीए में बढ़ोतरी। कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 2% बढ़ा है तो बड़ी राहत सरकारी कर्मियों के लिए, क्योंकि डीए में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि कैबिनेट ने 2% डीए में बढ़ोतरी की है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी महंगाई राहत 2% बढ़ा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा और केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी
मिल चुकी है। डीए में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 17 जिलों के उपायुक्त बदल दिए गए हैं। संदीप कुमार मीणा लोहरदगा के डीसी बने हैं, तो दूसरा नाम राजीव रंजन पूर्वी सिंहभूम के डीसी बने हैं। संदीप कुमार लातेहार के डीसी बनाए गए हैं, तो अनन्य मित्तल गढ़वा के डीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिलीप प्रताप सिंह पलामू के डीसी बने हैं, तो आलोक कुमार को जामताड़ा का डीसी बनाया गया है। शशि प्रकाश सिंह को देवघर का डीसी बनाया गया है, तो हेमंत सती अब हजारीबाग के डीसी होंगे। रवि आनंद को चतरा का उपायुक्त बनाया गया है। दीपक कुमार दुबे को साहिबगंज का उपायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ऋतुराज को स्थानांतरित कर रामगढ़ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। दिलेश्वर महतो को गुमला का डीसी बनाया गया। पूर्वी सिंहभूम के डीसी रहे कर्ण सत्यार्थी और खूंटी की डीसी रही आर रानीटा। गढ़वा के डीसी रहे दिनेश यादव। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी रहे चंदन कुमार कार्मिक में योगदान देंगे। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां झारखंड में आईपीएस का भी तबादला किया गया है। 46 आईपीएस अफसर का तबादला हुआ है। बता दें कि एडीजी से एएसपी तक का तबादला किया गया है। मनोज कौशिक मुख्यालय एडीजी बन चुके हैं। पंकज कंबोज आईजी मानवाधिकार बने हैं। नाथू सिंह मीणा एसपी बोकारो। इसके साथ साथ बाकी नामों की बात करें तो अनुदीप सिंह एसपी पाकुड़ बनाए गए हैं। तो रांची से ये बड़ी खबर है, जहां नाथू सिंह मीणा एसपी बोकारो, अनुदीप सिंह एसपी पाकुड़, प्रवीण पुष्कर एसपी देवघर, मुकेश कुमार लुनायत एसपी रामगढ़, अनिमेश नैथानी एसपी चतरा बनाए गए हैं। अमन कुमार एसपी हजारीबाग, एस मोहम्मद याकूब ग्रामीण एसपी धनबाद, गौरव गोस्वामी ग्रामीण एसपी रांची, शुभम कुमार खंडेलवाल ग्रामीण एसपी जमशेदपुर बनाए गए हैं। ट्रेजरी घोटाले के बाद धनबाद का जिला प्रशासन सतर्क है। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने न्यू टाउन हॉल में वित्त विभाग के सभी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीओ, बीडीओ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य भुगतान में पारदर्शिता लाना था। वहीं उपायुक्त ने चेतावनी दी कि जिला स्तरीय टीम किसी भी समय निरीक्षण करेगी और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद सभी को डीडीओ को कहा गया कि अपने अपने ऑफिस का सेल्फ इंस्पेक्शन बोलिए या सेल्फ जो कंट्रोल बोलिए, ये सब कर लें। और उसमें कोई कमी रहती है, कोई सहयोग चाहिए होगा जिला स्तर से, तो वो हम लोग बोलेंगे, हम लोग उसके लिए आगे। क्वेश्चन के लिए 2-3 बिंदु है जिस पर आज बातचीत भी हुई कि कोई भी कर्मी 3 साल से ज्यादा किसी एक जगह पर अगर पदस्थापित है और वो बिल्डिंग जैसे कार्य में, स्थापना जैसे कार्य में इन्वॉल्व हो, तो तत्काल उसका ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा है कि जितना भी बिलिंग हो वो सब स्थापना से ही मैच करके जाए, ताकि स्टैब्लिशमेंट को पता हो कि इसका इंक्रीमेंट मिला है नहीं मिला है, ये रिटायर्ड कर्मी है कि वर्किंग कर्मी है, ये कर्मी का जीपीएफ नंबर क्या है, इसका पीआईडी सही है कि नहीं है, उसका जो खाता नंबर है, उसका जो उसमें जो नाम चढ़ा हुआ और जो कर्मी मेरे यहाँ काम कर रहा है वो दोनों कर्मी नाम सेम है कि नहीं, ये सब स्थापना के पास होता है। और अकाउंट्स के पास बस बिल पेमेंट का होता है। ये दोनों आपस में जब तक बातचीत नहीं करेंगे स्मूथली, तब तक ये समस्या जो है हमेशा बनी रहेगी। खबर गुमला से, जहां के बसिया प्रखंड के बोंगा लोया टंगरा समेत आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बोंगा लोया में गैर मजरूआ आम भूमि पर लगभग 30,000 घनफीट बालू का भंडारण पाया गया। टास्क फोर्स ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालू को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक अवैध उत्खनन और भंडारण कार्य में लगभग 10 लोग संलिप्त हैं। बता दें कि यह छापेमारी अभियान एसडीओ बसिया के नेतृत्व में चलाया गया था। खबर रामगढ़ से, जहां 6 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इनमें दामोदर नदी के 3 बालू घाट सिरका, पैंकी और टोकी सूद को सिया द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है। ऐसे में अब रामगढ़ जिले वासियों को सरकारी दर पर सस्ते में बालू मिल सकेगी। अभी तक दामोदर, स्वर्णरेखा समेत बोकारो नदी से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उठाव और बिक्री किया जा रहा है। इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। संदर्भ में जिला स्तरीय नीलामी समिति जो कि उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित है, उसके द्वारा सफलतापूर्वक 6 बालूघाट सिरका, पैंकी, हेसापोड़ा, टोकी सूद में 2 बालूघाट और अरगड्डा में नीलामी की गई है। और 3 बालूघाट को अभी तक ईसी प्राप्त हो गया है सिया द्वारा, और जल्द ही उन घाटों का
डीड निष्पादन कर घाटों को चालू कराया जाएगा। उन 3 घाटों में सिरका, पैंकी और टोकी सूद 1 बालूघाट शामिल है। खबर गिरिडीह से है, जहां कुएं में डूबने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के बागुड़ी पंचायत में लालोकोनी गांव में 2 नाबालिग लड़कियां कुएं में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तत्काल जो है दुर्घटना से पीड़ित लोग यहाँ पे अभी जमा हुए हैं और डेथ बॉडी को बाहर निकाला गया है। हम तत्काल जो है इस पर ग्रामीण मांग करते हैं कि इसका जो न्यायोचित जांच हो, उस प्रक्रिया की ओर प्रशासन अपना कदम बढ़ाए। जामताड़ा से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक लापता युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के ग्वाल पिपला गांव के जंगल में एक कुएं से फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि युवक 4 दिन से लापता था। परिजनों ने जामताड़ा थाने में गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिसका उम्र 22 साल है। आज से करीबन 4 दिन पहले ये लापता हो चुका था, जिसका हम लोग जामताड़ा थाना में सूचना भी किए थे। बाकी चारों तरफ खोजबीन जारी रहा, पर आज अचानक एक व्यक्ति द्वारा पता चल रहा है कि वो उन्हीं के घर के पीछे कुइयाँ है, जंगल टाइप का, तो बोला वहाँ से कुछ महक रहा है। जब आके देखा तो पेड़ से लटका मिला। प्रशासन को भी कॉल कर दिया गया था, प्रशासन भी मौजूद पहुँच चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं, सारा रिपोर्ट अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है कि। खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका प्रखंड स्थित डोमझुड़ी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की 4 दीवारी तोड़े जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पंचायत समिति सदस्य जाली माडी और बाबूलाल टुड्डू के नेतृत्व में ग्रामीण पोटका अंचल कार्यालय पहुंचे और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 2 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर वे स्कूल में ताला लगा देंगे। कुछ कार्रवाई किया जाना चाहिए। हम लोग मैडम के पास एक बार आए थे, इससे पहले हम 1 सप्ताह पहले आए थे। हम लोग एक मेमोरेंडम भी दिए हुए हैं कि इसमें आप देखिए, जांच पड़ताल कराइए। यहाँ से विभाग से कुछ अधिकारी भी गए थे, जांच पड़ताल किए, कागज़ हमारे देखे कि देखिए सही जगह पर ही वाल बना हुआ, लेकिन अभी तक हमारे सीओ मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। आने वाले दिन हम लोग चाहते हैं गाँव वाले, अगर इस तरह एक कार्रवाई चले तो हम लोग स्कूल को ताला मार देंगे। उसके बाद देखेंगे कि सीओ मैडम क्या एक्शन ले रहा है। जो हमारे डोमजुड़ी पंचायत अंतर्गत जो डोमजुड़ी उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है और इस मैटर को लेकर हम लोग सी ऑफिस आए थे कुछ दिन पहले और अभी तक उसमें कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई हुई है। अलग अलग जगह से 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का दावा है गजवाए हिंद की ये साजिश रच रहे थे। 2 आरोपी बम बनाने की तैयारी में थे। एक ने दिसंबर 2025 में रेकी की थी। लाल किला, इंडिया गेट की रेकी भी की गई थी। ये सभी सोशल मीडिया के ग्रुप से जुड़े थे। ग्रुप में आतंकी विचारधारा, जिहाद की बात होती थी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से ये गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया के ग्रुप से ये जुड़े हुए थे, जिसमें लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और कई आतंकी साजिश के सबूत भी मिले हैं। अलग अलग जगह से 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप इनके ऊपर है। 2 आरोपी बम बनाने की भी तैयारी में थे। एक ने दिसंबर 2025 में रेकी की थी, जिसमें बताया जाता है कि लाल किला, इंडिया गेट की रेकी इन्होंने की थी। और जो आरोप लगे हैं, पुलिस ने जो दावा किया है कि गजवाए हिंद की ये साजिश रच रहे थे। 2 आरोपी बम बनाने की तैयारी में थे और एक ने दिसंबर 2025 में रेकी की थी, जिसमें लाल किला, इंडिया गेट की रेकी की गई थी। और ये सभी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे और उस सोशल मीडिया ग्रुप से भी कई सबूत मिले हैं कि इनकी जो विचारधारा है वो आतंकी विचारधारा, जिहादी मानसिकता के ये लोग थे और साजिश रच रहे थे। और इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
अब खबर रांची से, जहां चाईबासा नो एंट्री मामले को लेकर आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। ये मुलाकात लोक भवन रांची में हुई। इस दौरान प्रतिनिधियों ने चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था लागू करने और ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। राज्यपाल ने तत्काल उपायुक्त से फोन पर संपर्क किया और स्थिति की जानकारी ली। वहीं राज्यपाल ने मामले का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक प्रखंड में धान की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। सैकड़ों किसानों ने समराले पहुंचकर उपायुक्त और जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। भी किसान है, धान का पैदावार करेंगे और अपना लागत जो वसूली करेंगे। एक एक पैक्स वाले लोग क्या किए हैं कि फर्जी आईडी बना करके 200 क्विंटल धान डाल करके उससे पैसा निकाल करके वो अपना उगाही किए हैं। इससे पूरा ग्रामीण लोग नाराज है और क्षेत्र में आक्रोश है। किसानों के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। हमको लगभग वही 60 से 70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि हमको बाहर धान अगर बेचने से, वही सरकार अगर लेती है धान तो हमको उससे कुछ मुनाफा होता। जो पैक्स अध्यक्ष की जो मनमानी चल रहा है कि अपना लाभ के लिए इन लोग बिचौलियों के माध्यम से अपना रिश्तेदारों के आईडी में धान डालते हैं और सभी किसान का धान यूं ही घर में पड़ा हुआ है और औने पौने दाम में किसान मजबूरन बेचना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग का जो धान क्रय का जो तिथि है वो 31 मार्च था, आज 17 अप्रैल हो गया है और जो निर्धारित तिथि थी उसके अंदर जो भी मामला है उसको मैंने यथासंभव सॉर्ट आउट किया है। ये जो आवेदन आया है इसमें भी हम छानबीन करेंगे, अगर कोई गलती पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई करेंगे। खरीदारी जो है हम लोग का 122% अचीवमेंट रहा है। जो भी टारगेट मिला था उससे ज़्यादा हम लोग अचीव किए हैं। सरकार दावा करती है कि किसानों का 100% धान की खरीदारी हो चुकी है, समय की भी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन हजारीबाग में किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में इचाक प्रखंड से किसान हजारीबाग के समाहरणालय परिसर पहुंचे और उन्होंने हजारीबाग के उपायुक्त के नाम जो है आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनकी धान की खरीदारी नहीं हुई है, जिसका वजह उन्होंने जो है सीधे तौर पर जो पैक्स के अध्यक्ष है उन्हें ठहराया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जो है जब हमने हजारीबाग के जिला आपूर्ति कार्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 100% जो है धान की तो खरीदारी जिले में हो गई है, लेकिन अगर ऐसे मामले आए हैं तो इस पर जो है गहनता से छानबीन की जाएगी और जो भी अध्यक्ष दोषी होंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। देखने वाली बात होगी, जो लगातार प्रशासन जो है कार्रवाई की दावा करती है, ऐसे में जो है उनका कार्रवाई कब तक होता है और किसानों का जो यह समस्या है उसका हल कब तक हो पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। अब खबर गिरिडीह से, जहां जमुआ में करीब 50 एकड़ क्षेत्र में बने इको पार्क का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई गई है। इस पार्क में चंदन वन, सालवन और बंबू आर्ट जैसे अलग अलग थीम विकसित किए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और कई जीव जंतुओं के स्टैचू लगाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी अंकित कुमार सिंह, रेंजर सुरेश प्रसाद और रजक और जमुआ विधायक मंजू कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारा लगभग तकरीबन 45 से 50 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसकी लागत तकरीबन 7 करोड़ के अराउंड है। तो इस पार्क को पूरा घेरा गया है, जैसा आप देख सकते हैं। इस पार्क में हम लोगों ने बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, अलग अलग थीम पार्क है, ठीक है, साल वन है, चंदन वन है, बैम्बू सेटम है और ध्यान रखा गया है कि यहाँ जो भी आए प्रकृति के साथ अपना अच्छा समय बिता सके और सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ करने के लिए हो। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो पार्क बना है ये जमुआ के लिए एक पहचान रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी प्रिय चीज़ रहेगी। धनबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां खस्सी मीट को लेकर शुरू हुआ विवाद पूरे 12 साल तक चलता रहा, लेकिन अब आखिरकार यह लंबा झगड़ा खत्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2 टोला के बीच खस्सी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। ऊपर टोला के लोग नीचे टोला के लोगों को चापाकल से पानी भी नहीं देते थे। हालांकि सालों तक चली तनातनी को पुलिस ने सामाजिक बैठक के माध्यम से समाप्त कराया। दोनों टोला में खुशी का माहौल है। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।